सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे, है ना। तो बेसिकली काफ़ी सारे बच्चों को एक सवाल आ रहा था कि सर IUCAM 2025 के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, है ना। सर हम IUCAM 2025 का बैच ज्वाइन कर चुके हैं और बैच ज्वाइन करने के बाद में सर सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, या कुछ बच्चा ऐसा भी है जो IUCAM 2025 का बैच जिसने ज्वाइन नहीं किया है ना, स्टिल वेटिंग एंड आई डोंट नो व्हाई वेटिंग, है ना। बट ठीक है, जो भी बच्चा IUCAM के लिए प्रिपेयर कर रहा है 2025 के लिए, उसकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्रिपेयर करनी है, क्या करेक्ट मेथड है। तो यार देखो, जो बच्चा नया है और जो इस साल से ही IUCAM 2025 के लिए तैयारी करना शुरू करना चाहता है, क्योंकि देखो जो बच्चा पुराना है उसको आइडिया है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बट जो बच्चा नया है उसको आइडिया नहीं है कि यार मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए IUCAM 2025 के लिए ना। तो यार इस चीज़ का आइडिया लगाने के लिए हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, है ना। दो तीन चीज़ों का छोटा मोटा ध्यान रखना होगा। अब वो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं ना। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना। तो भाई देखो, ज़्यादातर चीज़ें जो मैथ्स ओलंपियाड में पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें कैसी होती हैं, नॉन रूटीन मैथ्स का पार्ट होती है ना। रूटीन मैथ्स मतलब जो बेसिकली ऐसे पार्ट्स हैं मैथ्स के जिनमें हम फॉर्मूला का यूज़ करके, है ना, फॉर्मूला वाली अप्रोच, फॉर्मूले याद करके, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके जब हम पर्टिकुलरली मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे सारे एग्जाम्स जो होते हैं वो रूटीन मैथ्स वाले एग्जाम्स होते हैं। और ऐसे एग्जाम्स जिनमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं, फॉर्मूले भी पता होते हैं, और कुछ स्ट्रेटजीज और कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस पता होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता कि जिसमें लगाया फॉर्मूला और तुरंत आंसर आ गया ना। क्रिएटिविटी ऑलवेज देयर, स्ट्रगल ऑलवेज देयर टू गेट दी करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, ऐसी टाइप की मैथ्स जो होती है उसको नॉन रूटीन मैथ्स बोला जाता है। और ओलंपियाड्स में नॉन रूटीन मैथ्स भर भर के आती है। और आप समझिए कि पेपर अगर 100 नंबर का है तो 99 मार्क्स की नॉन रूटीन मैथ्स होगी। यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा कि एक क्वेश्चन आया डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगाओ और तुरंत आंसर आएगा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है ना। तो यार क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस चीज़ का एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, हम IUCAM 2024 के पेपर से इस चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं। पेपर आपको विजिबल है, मैंने पेपर के कुछ स्नैपशॉट्स लगाए हैं यहाँ पे। और वो स्नैपशॉट्स मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम एक आइडिया लगा सकें कि क्या चीज़ें हैं जो हमें टेक केयर करनी है ना। अभी IUCAM 2024 का जो पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो वो एक बेसिक मैथ्स का या नंबर थ्योरी का क्वेश्चन मान लीजिए आप, है ना। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं ना। सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो कॉम्बी का क्वेश्चन है ना, ठीक है ना। वैसे आप ये समझ के चलें कि थ्रू आउट दिस सेशन, है ना, N स्टैंड्स फॉर नंबर थ्योरी, ठीक है ना, C स्टैंड्स फॉर कॉम्बी, ठीक है ना, A स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रा, ठीक है ना, और G स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्री, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखें, है ना, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें कि क्वेश्चन के हिसाब से सर क्या रहना चाहिए, तो यार देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो था अपना नंबर थ्योरी का था, सेकंड क्वेश्चन कॉम्बिनेटोरिक्स का था, थर्ड क्वेश्चन अगर देखा जाए नंबर थ्योरी का था, फोर्थ क्वेश्चन जो है जनरल ज्योमेट्री है बस, है ना, सिंपल 9th 10th वाली ज्योमेट्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्जेब्रा का क्वेश्चन है ना, एल्जेब्रा का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, और एक मिक्स क्वेश्चन है ये बेसिकली। और इसमें देखा जाए तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं और उनको सॉल्व करके हमें मॉड में AB माइनस C की वैल्यू निकालनी थी, जो कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन हाँ एक चैलेंज थोड़ा सा इसके अंदर बच्चों को देखने को मिला था। बट हाँ वैसे देखा जाए तो ऑन द गो क्वेश्चन था, मतलब रूटीन में जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं क्लास में वैसे ही क्वेश्चंस थे। अभी हम पेपर गो थ्रू क्यों कर रहे हैं, पेपर गो थ्रू करने के पीछे रीज़न है ये कि हम जानना चाहते हैं कि एल्जेब्रा, नंबर थ्योरी, कॉम्बी और ज्योमेट्री, ये जो चार टॉपिक है इनके अलावा हटके भी कुछ आ रहा है क्या, है ना। तो इनके अलावा हटके क्या आ रहा है और वो जो क्या आ रहा है वो क्या है स्पेशल, है ना। तो पहले 5 क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखा नहीं। 6 क्वेश्चन जो है वो रूटीन में हम जो सॉल्व करते हैं इक्वेशंस, है ना, उस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। एल्जेब्रा में डाल सकते हो या नंबर थ्योरी में डाल सकते हो, आपकी चॉइस है, जैसे भी आप देखना चाहो, है ना। 7th क्वेश्चन जो है वो बेसिकली सरफेस एरिया, ऑल पॉसिबल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ 2 वर्टिसेस। देखो इसमें क्या है ना, 3D ज्योमेट्री है थोड़ा सा, है ना, 3D ज्योमेट्री का यूज है थोड़ा सा, ठीक है ना साहब। 3D ज्योमेट्री का यूज है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D ज्योमेट्री होती है ना, और ये 3D ज्योमेट्री का थोड़ा सा इसमें यूज देखने को मिल रहा है ना। तो ये 3D ज्योमेट्री का जो इसमें यूज देखने को मिल रहा है उससे समझ में आता है कि यार थोड़ा बहुत 3D का नॉलेज होना चाहिए ना, ठीक है ना। 3D ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, है ना। फॉर वॉट, फॉर बेसिकली जनरलाइजिंग और सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की एंट्री शुरू हो गई है। तो इनका बेसिक 3D ज्योमेट्री का हमें आइडिया होना चाहिए, जो कि एक टॉपिक हमें ऐड करना चाहिए हमारे लर्निंग्स में, ठीक है।
फॉर नेक्स्ट ईयर, राइट। अगर हम 8th क्वेश्चन की बात करें तो 8th क्वेश्चन अपना नंबर थ्योरी का ऑन द गो क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन यानी खास अलग कोई हटके कोई चीज़ थी नहीं इसमें, थोड़ा डिविजिबिलिटी का यूज़ था, थोड़े डिजिट्स का यूज़ था। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा कॉम्बी का क्वेश्चन है ना, कॉम्बी का क्वेश्चन थोड़ा सा देखने को ये मिल रहा था। इसमें ये नाइट मूव इसने डिफाइन किया कि नाइट मूव है क्या, और फिर उसने नंबर ऑफ नाइट मूव्स रिक्वायर्ड पूछे किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस से कि दूसरे पर्टिकुलर इंस्टेंस तक जाने के लिए, तो ये कॉम्बी का क्वेश्चन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो ये थोड़ा सा है ना एल्जेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है, पर उसमें एक पी की वैल्यू अपने से पूछी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है, एल्जेब्रा ज्योमेट्री का थोड़ा सा फ्लेवर, ट्राइंगल की साइड्स वगैरह कुछ, तो ट्राइंगल की साइड्स की जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी उसका हल्का सा यूज़ कर सकते हैं। अगर 11th क्वेश्चन की बात करूँ तो ये भी ऑन द गो क्वेश्चन है एल्जेब्रा का, है ना, इक्वेशंस को सॉल्व करना, नॉट अ बिग डील। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है साहब, है ना। अगर मैं थोड़ी और आगे की बात करूं तो यार ये जो क्वेश्चन है ये अगेन नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पॉजिटिव इंटीजर्स एबीसी डायोफेंटाइन इक्वेशन जैसा कुछ दिख रहा है ना। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यार ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फ्लेवर देखने को मिल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में ही, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम ज्योमेट्री में ही पढ़ते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत अब पढ़ने वाली है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर आप देखिए, उससे लास्ट ईयर देखिए आईयूकेएम, और इस साल का आईयूकेएम देखिए, आप देखेंगे कि यार कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना शुरू उन्होंने और अच्छे से कर दिया है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कोऑर्डिनेट्स का यूज़। अगर अगली बात करें तो भाई ये क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद में अगर इसमें देखा जाए तो इसमें और क्या है, तो इसमें यार और थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो नंबर थ्योरी और कॉम्बी का थोड़ा सा फ्लेवर, इसमें नंबर थ्योरी कॉम्बी का फ्लेवर देखने को मिल रहा है ना। अगर 15 क्वेश्चन की बात करें हम तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है ना, ठीक है ना, और थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री मिक्स करी हुई है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये मिक्स क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, हल्का सा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का और बाकी कॉन्सेप्ट नंबर थ्योरी का, ऐसे मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा फंक्शनल इक्वेशन जैसा, बिल्कुल बहुत हल्का फंक्शनल इक्वेशन का बहुत हल्का क्वेश्चन, ठीक है ना साहब। तो ये एल्जेब्रा के अंदर आएगा फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है। अगली बात अगर मैं करूं तो कंसीडर आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये ज्योमेट्री का रेगुलर सवाल है ज्योमेट्री का। अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये नंबर थ्योरी का रेगुलर सवाल है, बहुत ज़्यादा कोई बिग डील नहीं है, एआईएमई वगैरह के हम क्वेश्चन क्लास में जब सॉल्व करते हैं तो ये उसी टाइप का उसी लेवल का क्वेश्चन है। अगर मैं अगली बात करूं भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कॉम्बी, थोड़ा सा क्या पूरा ही कॉम्बी है ये, है ना। अगर अगली बात करूं तो ये बेसिकली ये भी कॉम्बी का ही है थोड़ा, ठीक है, कॉम्बी का फ्लेवर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यार ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, नंबर थ्योरी। उससे अगले क्वेश्चन की बात करूं ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है। उससे अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यार तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एल्जेब्रा, भर के इसमें एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा के अलावा कुछ नहीं है इसमें। डिग्री 14 का एक पॉलिनोमियल के बारे में कुछ पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर लास्ट 5 मार्कर के जो 6 क्वेश्चन है उन पे ध्यान दें अगर थोड़ा सा, तो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हमें दिख रहा है कि ये एक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है। उससे अगला क्वेश्चन एल्जेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन जिसमें एल्जेब्रा में भी इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अच्छा खासा यूज करके, है ना, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है ना। अगर अगली बात करूं तो यार ये क्वेश्चन जो है ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है ज्योमेट्री का। इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन नंबर थ्योरी, ये क्वेश्चन नंबर थ्योरी और लास्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री, ठीक है। देखा जाए तो मोटा मोटा आइडिया ये है कि फंक्शनल इक्वेशन उन्होंने, है ना, अच्छे से थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया है पेपर में पूछना, तो फंक्शनल इक्वेशन को थोड़ा अच्छा पढ़ने की जरूरत है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 3D ज्योमेट्री, है ना, 3D ज्योमेट्री, है ना, फंक्शनल इक्वेशन अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है आप लोगों को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी अच्छे से ध्यान देना है अब की बार। और सबसे खास बात क्या है, 3D ज्योमेट्री को भी फोकस करने की जरूरत है, ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। वैसे जनरली क्या पढ़ने की जरूरत है सर, जनरल क्या तरीका है पढ़ने का, तो भाई देखो जनरल तरीका ये है, अगर पेपर को अगर साइड में रख के सोचें तो भाई हमारे 4 टॉपिक होते हैं, है ना, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा और कॉम्बिनेटोरिक्स, ठीक है। 4 टॉपिक है, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा और कॉम्बिनेटोरिक्स। जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, उसी एग्जाम के लास्ट 3 साल के पेपर उठा के देखने चाहिए, गो थ्रू करना चाहिए क्या सिलेबस पूछा जाता है। जब आप
लास्ट 3 साल के पेपर गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद में आपको आइडिया लगता है कि यार मेरे ये टॉपिक्स हैं जो इसमें पूछे जाने वाले हैं मुझसे, जो टॉपिक है नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कॉम्बिनेटोरिक्स। इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द कौन कौन से टॉपिक हैं? इन टॉपिक्स के इर्द गिर्द देखो यार, ज्योमेट्री में क्या है, 9th-10th क्लास की पूरी ज्योमेट्री है, 9th + 10th क्लास की ज्योमेट्री, ठीक है ना। और उसके बाद में बहुत सारा पार्ट ज्योमेट्री का और भी है ना। वो बहुत सारा पार्ट क्या है वो डिस्कस करेंगे अभी। सेम एज नंबर थ्योरी में नंबर सिस्टम क्लास 9th-10th का, 8th का, उसमें जो डिविजिबिलिटी रूल्स, और नंबर थ्योरी में नंबर सिस्टम जो क्लास 9th-10th का था, उसमें जो आ रहा है क्लास 10th का रियल नंबर, वो सब मिक्स कर दीजिए, वो प्लस एक बहुत बड़ा पार्ट है ना जो आउटसाइड ऑफ इट बैठा है। अलजेब्रा क्लास 9th-10th का पॉलिनोमियल है ना, 9th-10th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 9th-10th क्लास का अगर सीक्वेंस सीरीज की बात करूं मैं वो, फिर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े अलजेब्रा में और क्या आ सकता है सर, तो क्लास 11th का इनइक्वालिटी चैप्टर है ना, क्लास 11th का अगर देखा जाए तो सीक्वेंस सीरीज पूरा, क्लास 11th का थोड़ा सा फंक्शनल इक्वेशन का फ्लेवर, क्लास 12th का है ना। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, ये सब मिला के अलजेब्रा बनाती हैं। कॉम्बिनेटोरिक्स क्या है? कॉम्बिनेटोरिक्स भाई क्लास 11th का जो अपना पीएनसी होता है ना, वो इसकी स्टार्टिंग है कॉम्बिनेटोरिक्स की, है ना। उसके बाद में एक बहुत बड़ा पार्ट है जो बाहर बैठा है, उसको पढ़ना होता है ना। अब ये पार्ट क्या है, क्या पढ़ना है सर, क्या पढ़ने के लिए बोल रहे हो आप? तो भाई देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर नंबर थ्योरी की बात करूं मैं, तो है डिविजिबिलिटी, जीसीडी, एलसीएम, जीआईएफ, एफपीएफ और फंक्शनल मॉड्यूलस फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन, ये 3 टॉपिक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स में फॉर्मेट-सिलेटल थ्योरम, विल्सन थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये सब थ्योरम आती है। डायोफेंटाइन इक्वेशन आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है ना, सिम्पसन्स फेवरेट फैक्टरी टेक्निक से लेकर के और पेल्स इक्वेशन तक, बीच में जो इर्द गिर्द के सारे सवाल होते हैं वो हर टाइप के सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस। नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस में सारी चीजें आ गई भाई, सारी चीजें नंबर थ्योरेटिक फंक्शन में आ गई। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, है ना, मतलब सारी चीजें, एवरीथिंग अबाउट नंबर थ्योरेटिक फंक्शन है। सम ऑफ डिजिट्स वाले क्वेश्चन है ना, सम ऑफ डिजिट और डिवाइजर ऑफ एन के सम से रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें है ना। ये तीनों भी जो चीजें दिख रही हैं आपको, ये भी कहीं ना कहीं पार्ट है नंबर थ्योरेटिक फंक्शन का ही, है ना। अगर इनके अलावा मैं बात करूं तो यार और क्या पढ़ना चाहिए सर इसके अलावा नंबर थ्योरी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम्स कॉम्पोजिट है ना, नंबर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे से। और अगर देखा जाए तो डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ये सब पढ़ना चाहिए। डिवीजन एल्गो, यूक्लिडियन एल्गो, है ना, ये सब पढ़ना चाहिए, ठीक है ना साहब, ये सब पढ़ना चाहिए। उसके अलावा क्या पढ़ना चाहिए? उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको IUCAM 2025 के बैच में देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है ना। जब आप IUCAM 2025 के बैच में नंबर थ्योरी पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड मैनी थिंग्स जो कि एज अ टॉपिक नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन हाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन जब डिस्कस होता है तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स निकल के आते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें निकल के आती हैं, कुछ बेसिक लर्निंग्स ऐड हो जाती हैं, बेसिक स्किल्स ऐड हो जाते हैं कि सर ये चीज़ है, ये रिजल्ट है, ये ऑलवेज फॉलो होता है, ये हम IUCAM लेवल के एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग फुल मार्क्स, राइट। तो प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उनको एज अ रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट। अगर मैं अगली बात करूं तो नंबर थ्योरी के अलावा क्या होना चाहिए सर, तो भाई ज्योमेट्री में ना एंगल चेसिंग, उसमें क्लास 9, 10th, 8th की जो आपने ज्योमेट्री पढ़ी है उनके सारे बेसिक डेफिनेशंस, है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक जो थ्योरम्स है उनके प्रूफ्स, ये सब आपके माइंड में होने चाहिए, है ना। और उनकी हेल्प से हम एंगल्स को फाइंड करने के लिए जो मतलब स्ट्रगल करेंगे किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, वो सारा प्रोसेस जो है वो एंगल चेसिंग के अंडर। फिर ट्राइंगल के अंदर सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ये पूरी चीज़ें, उससे रिलेटेड थ्योरम्स, BPT हो गई, है ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो गई, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी हो गई, है ना। इससे रिलेटेड जितनी भी इर्द गिर्द की थ्योरम्स हैं अपोलोनियस थ्योरम तक, वो सारी ट्राइंगल्स में आती हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, इंक्लूडिंग आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, जिसको आप आइसोस्केलस ट्रेपेजॉइड भी बोलते हो, काइट, है ना, ये सब, और खासकर ट्रेपेजियम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती है ना, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, बाकी सब कोऑर्डिनेटर्स की, लेकिन ट्रेपेजियम में बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जो बाकी लोगों में नहीं है ना। अब बात करते हैं एरिया, तो एरिया क्या है बेसिकली, एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रेशियो साइड्स का गिवन होगा और एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, या एरिया के बारे में कुछ हिंट होगा और रेशियो से रिलेटेड आंसर में पूछा जाएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं। सर्कल्स मतलब 9, 10th का पूरा सर्कल्स, प्लस उसके अलावा बहुत सारी सर्कल्स की प्रॉपर्टीज, है ना, टिल कहाँ तक की,
रेडिकल एक्सिस तक की सारी प्रॉपर्टीज। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो भाई सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है ना, और एक्स सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना, ठीक है ना, और इनसे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज, प्लस इंक्लूडिंग क्या होगा, इंक्लूडिंग ट्रिगो बैशिंग, है ना, ट्रिगो बैशिंग, पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो होती है। और मैं कहूँ कि क्लास 11th की जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वाली चैप्टर है उसका पूरा प्रॉपर यूज आपको आना चाहिए, है ना। स्टीवर्ट्स थ्योरम, मिनलॉस थ्योरम और सेवास थ्योरम, ये बेसिकली कॉन्करेंसी और कॉलिनियरिटी प्रूव करने के लिए यूज की जाने वाली थ्योरम्स हैं। और अगर बात करूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन ज्योमेट्री, है ना, ये चीज़ें जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपका साइन रूल, कोसाइन रूल आ जाएगा, ट्राइंगल एमएन थ्योरम आ जाएगी, उसके अलावा हाफ एंगल फॉर्मूले आ जाएंगे, नेपियर्स एनालॉजी आ जाएगी, प्रोजेक्शन फॉर्मूले आ जाएंगे। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनका यूज़ भी अच्छे से आ जाता है, ठीक है। अगर इन चीज़ों को आपस में आप रिलेट कर पाओ कि सेंट्रॉइड और ट्रिग्नोमेट्री का क्या आपस में रिलेशन हो सकता है, यानी सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टीज ट्राइंगल के साइड से ही रिलेटेड नहीं, एंगल से भी रिलेटेड, है ना। इन सेंटर, सरकम सेंटर, एक्स सेंटर और ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड भी इस चीज़ के इर्द गिर्द की बातें अगर आप कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये चीज़, ठीक है। अगर मैं अगली बात करूँ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एल्जेब्रा, एल्जेब्रा में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, देखो यार, बेसिक और बेसिक एल्जेब्रा, ठीक है, बेसिक एल्जेब्रा के जो भी बेसिक एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, है ना, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, देखो यार, बेसिक मतलब ये बेसिकली एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन की बात है ना, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, है ना। और इस एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के अंडर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंडर आ जाती है ना, जैसे पर्टिकुलरली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड होता है जो कि उस टाइम पे क्लिक करना चाहिए, और वो क्लिक तब करेगा जब आप उस वैरायटी की बहुत सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होगे, है ना। तो एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन वाली चीज़ यहाँ पे बेसिक में आ जाती है। और फिर पॉलिनोमियल से रिलेटेड इर्द गिर्द की सारी बातें, वेटाज रिलेशन और पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू के बाद में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उसके बाद में इंटीजर रूट थ्योरम, है ना, और रैशनल रूट थ्योरम, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आइंस्टाइंस इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना, और इररिड्यूसिबिलिटी का जनरल क्राइटेरिया क्या है पॉलिनोमियल्स के लिए, है ना, कि वो फैक्टराइज होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगर देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर मेथड टू सॉल्व नॉन रूटीन इक्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के अलावा कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं नॉन रूटीन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, क्या तरीका होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम और इनइक्वालिटीज, रिकरेंस रिलेशन और फंक्शनल इक्वेशन, ये 4 टॉपिक है भाई, इनको अच्छे से पढ़ना होगा, है ना, क्योंकि इनमें आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन नहीं बन रहा है। रिकरेंस रिलेशन में अगर देखा जाए तो इस बार कोई क्वेश्चन नहीं मिला IUCAM 2024 में, है ना, IUCAM 2024 में रिकरेंस रिलेशन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला डायरेक्टली, है ना। यानी रिकरेंस रिलेशन को थोड़ा सा साइड में रखा जा सकता है, चैप्टर को बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं रखना है, लेकिन फंक्शनल इक्वेशन जो है उस पर क्वेश्चन देखने को मिला है, उस पर थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है। इनइक्वालिटीज़ जो है वो बेसिकली आपको काम में किस तरफ आएगी, किस तरफ काम में आएगी, जैसे आपने अभी क्वेश्चन देखा होगा जिसके लिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन जो है ये एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाला क्वेश्चन है ना, उसमें इनइक्वालिटीज लगा के आपको साफ साफ दिख जाता है AMGM लगा के कि हाँ ये इक्वलिटी होल्ड कर रहा है ना, इक्वलिटी होल्ड पे ही ये चीज़ ट्रू है, उसके अलावा ट्रू नहीं है ना। तो वहाँ से चीज़ों को सॉल्व करने का आइडिया मिलता है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं एल्जेब्रा के, ठीक है। अभी बात करें कॉम्बिनेटोरिक्स की यार, तो कॉम्बिनेटोरिक्स में यार देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सबसे गोल्डन चीज़, सबसे पहली चीज़, है ना, कॉम्बिनेटोरिक्स की। उसके बाद परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करते हैं ना, NPR और NCR की वर्किंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए, उनके एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, इसका बढ़िया यूज आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो डी-अरेंजमेंट थ्योरम, मल्टीनोमियल थ्योरम, बाइजेक्शन प्रिंसिपल, पार्टीशन प्रॉब्लम, कलरिंग एंड ट्राइब प्रॉब्लम और पिजन होल प्रिंसिपल, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। और इन टॉपिक्स का ऐसा नहीं है कि जैसे पिजन होल प्रिंसिपल है तो ये पिजन होल प्रिंसिपल का यूज़ करके हम नंबर थ्योरी में भी बहुत सारी चीज़ें प्रूव करते हैं, है ना। और ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगी, वो चीज़ सब समझ में आएगी जब आप RMO तक आएंगे। RMO और INMO के कैंप में जब आप हमारे सामने बैठेंगे तो हम आपको बताएंगे कि नंबर थ्योरी से, है ना, नंबर थ्योरी के अंदर इस चीज़ का कैसे वर्किंग हो रही है ना, पिजन होल प्रिंसिपल कैसे वर्क कर पा रहा है नंबर थ्योरी में, वो चीज़ वहाँ से क्लिक करेगी। और वो क्लिक तब कर पाएगी जब आप IUCAM क्लियर करेंगे, और IUCAM क्लियर करने के लिए सब टॉपिक्स कॉम्बिनेटोरिक्स के आपके तैयार होने चाहिए। दिस इज मिनिमम रिक्वायर्ड, है ना, मतलब ये तो होना ही चाहिए। और भर भर के प्रैक्टिस, और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाओगे उतनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें।
उसके अलावा सर एक बच्चा पूछेगा कि अगर सर मैं नया स्टूडेंट हूँ और मुझे कैसे तैयार करना चाहिए ना, तो मेरा तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए। तो भाई देख, तैयारी का तरीका ये होना चाहिए कि पहली बात तो ये है, सबसे पहला पॉइंट जो है ना, वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और बेसिक क्लियर कैसे होगा, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए ना, ठीक है ना, या बेस स्ट्रांग होना चाहिए ना। बेस स्ट्रांग कैसे होगा, है ना सर, वो कैसे होगा। तो भाई देख, 9th-10th की एनसीईआरटी सॉल्व कर, 9th और 10th की एनसीईआरटी सॉल्व कर, ठीक है ना। और साथ ही साथ में, है ना, साथ ही साथ में एक इंटरेस्ट होना चाहिए आपका ना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पीछे आपकी एक लगन, आप एक मेहनत के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में अगर आप जुड़ रहे हो ओलंपियाड के लिए तैयारी करने के लिए, तो दैट इज़ फाइन। अगर आपको मतलब इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, टाइम पास के लिए तैयारी कर रहे हो, तो फिर आप मतलब बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। क्योंकि मेन चीज़ क्या है इसमें, इसमें आपका एक मैथ्स को लेकर के एक अलग वाला होना चाहिए सीन, है ना। क्योंकि अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट्स के लिए कर रहे हो कि यार नहीं सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, मतलब अगर ऐसा ऑन द गो लेके चल रहे हो तो फिर नहीं होगा भाई, है ना। इसमें आपको इंटरेस्ट आपका होना चाहिए मैथ्स में बहुत अच्छा। मतलब आपको मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में अगर अच्छा लगता है, ठीक है ना, एक तरफ मतलब जो आपको अदर देन पढ़ाई आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उस चीज़ को छोड़ के अगर आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, इतना इंटरेस्ट है, तो फिर ये एग्जाम आपके लिए है साहब, ठीक है। और बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए 9th-10th की एनसीईआरटी प्लस उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा हिंट दे देंगी, है ना, ठीक है ना, ये आपको हिंट दे देंगी कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ओलंपियाड की तरफ। फिर सेकंड थिंग क्या है सर, सर मेरा गैप है ना, क्लास 9th-10th की मेरी तैयारी अच्छी है, पर आईओकेएम के लेक्चर्स जब मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो भाई तुम्हारा जो गैप है आईओकेएम और बेसिकली देखा जाए तो 9th-10th के बीच का, वो गैप कैसे फुलफिल किया जाए सर। तो भाई वो गैप क्लियर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ओलंपियाड बेस कैंप के लेक्चर देख लेने चाहिए। ओलंपियाड बेस कैंप है हमारा, ठीक है ना, ओलंपियाड बेस कैंप, ठीक है ना। और ये ओलंपियाड बेस कैंप कहाँ पे, बेस कैंप के लेक्चर्स हैं, ये कहाँ मिलेंगे हमको। तो भाई यार ये आपको मिलेंगे यूट्यूब चैनल, है ना, जिस पे अभी आप ये देख रहे हो, ठीक है ना, मेरा सेशन यूट्यूब चैनल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओलंपियाड वाला। इस पे आप जाएं और ओलंपियाड बेस कैंप सर्च करें, ठीक है ना। और ओलंपियाड बेस कैंप के लेक्चर्स को आप अच्छे से देखें, और उसमें कुछ शीट भी प्रोवाइड है ना, कोई शीट भी प्रोवाइड है उसमें, है ना, शीट्स भी प्रोवाइडेड हैं, तो वो शीट्स भी आप सॉल्व करें, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आपका जो बेसिक वीक है वो वहाँ से इम्प्रूव होना शुरू होगा, और वहाँ से आप फिर वो गैप जो है 9th-10th से सीधा ओलंपियाड की प्रिपरेशन का वो जो गैप है वो फुलफिल होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ सर, एक्स्ट्रा में भाई क्लास 11th का, है ना, 3 चैप्टर कर ले। एक ट्रिग्नोमेट्री कर ले, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना साहब। और क्या करूँ सर, और सीक्वेंस सीरीज कर लें, सीक्वेंस सीरीज कर लें, 3 के ज़्यादा चैप्टर कर लो, थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम भी कर लो, एनसीईआरटी से करना है ये सब, है ना, बाइनोमियल थ्योरम कर लो थोड़ा सा। और क्या किया जाए, और आपको पीएनसी करना पड़ेगा क्लास 11th का, है ना। और उसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है ना, एसओटी कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ तो बहुत बढ़िया है। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी ना, ये चीज़ें आप कर लेते हैं अगर, तो ये ऑन द गो हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए, है ना। और आपको मज़ा आने लगेगा डेफिनेटली। और वो मज़ा आना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यार देखो, ये जर्नी जो है ना, इस जर्नी में समय बहुत लगता है ना, समय बहुत लगता है। कुछ बच्चा है जो 7th क्लास से प्रिपरेशन करना शुरू करता है और 10th क्लास में जाके वो, है ना, 10th या 11th या 12th क्लास में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करने का उसको मौका मिल पाता है ना। बहुत शुरू से शुरू करते हैं बच्चे, है ना। बट ऐसा नहीं है कि सर मैं 9th क्लास में हूँ और मैं अब तैयारी शुरू करता हूँ तो क्या मेरे चांस हैं, बिल्कुल चांस है यार। डिपेंड करता है कि हाउ मच टाइम यू आर गिविंग, कितना टाइम आप दे रहे हो किसी एक पर्टिकुलर तैयारी को, और किस शिद्दत से आप तैयारी कर रहे हो, है ना। कोई बच्चा है वो अगर मान लीजिए 4 घंटे रोज बैठ रहा है या 3 घंटे रोज बैठ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लग के क्वेश्चन तैयार कर रहा है और करेक्ट डायरेक्शन में भी है, अच्छे मटेरियल के साथ तैयारी अगर शुरू कर रहा है, डेफिनेटली वो आगे जाएगा, है ना। आईयूकेएम क्लियर करेगा, आरएमओ क्लियर करेगा, इनमो भी क्लियर करेगा, डेफिनेटली करेगा ना। बट उसके लिए समय लगेगा, डेडिकेशन लगेगा, फोकस, डिसिप्लिन
कंसिस्टेंसी जरूरी है, अगर वो है तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है साहब, तो इस तरीके से आप तैयारी करें। अगर आपको लगता है कोई और पॉइंट है जो आपको जानना है IUCM 2025 की प्रिपरेशन के अराउंड, तो डू लेट मी नो गाइस इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कोई भी अगर आपको पॉइंट लगता है कि सर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें थोड़ी और जानकारी चाहिए, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं स्ट्रेटजी किसी और टॉपिक के, किसी और ओलंपियाड के अराउंड, तो डू लेट मी नो गाइस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, होप यू एंजॉयड।